हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक डिजीज। तो प्रीवियस क्लास में हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आनुवांशिक रोग जेनेटिक डिजीज, स्पर्म में क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम होते हैं और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है जाइगोट, उसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम। जाइगोट से आगे बनता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से इन्फेंट। और क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर इनकी संख्या में या इनकी संरचना में अगर परिवर्तन हो जाता है गुणसूत्रों की, तो जेनेटिक डिजीज यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। क्रोमोसोम ने हमने देखा कि जो 44 क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल दोनों में ही सेम रहते हैं, इसीलिए इनको ऑटोसोम कहा जाता है। और जो दो क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XX मेल में XY, ये दोनों में अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनको एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम इनको कहा जाता है और इनका नंबर होता है 23वां। इसके बाद हमने देखा कि जो सेल है उसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, डीएनए करता है ट्रांसक्रिप्शन और उससे बनाता है एमआरएनए, एमआरएनए में होता है ट्रांसलेशन और उससे बनता है प्रोटीन। कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे डीएनए बन जाता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा जो डीएनए होता है उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम जीन कहते हैं, जो लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये जो जीन है इनमें एकदम से कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, और उसके कारण भी आनुवांशिक रोग होते हैं। जेनेटिक डिजीज में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हमने देख ली थी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज हो रही है, फिर सेक्स क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटीज हो रही है। ऑटोसोम में न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल, इसमें है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। स्ट्रक्चरल वाले में है क्राइड्यू-चेट सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोम वाले में है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल और सुपर फीमेल। इनको हम आज देखेंगे। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है और ट्राइसोमी की वजह से यहाँ पर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इनकी हाइट छोटी होती है, इनका कपाल चौड़ा होता है, आंखें छोटी होती है, नाक इनकी चपटी होती है, इनका निचला होठ लटका हुआ होता है, इनकी गर्दन छोटी होती है। इनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। ये व्यक्ति मंगोलिया देश के निवासियों के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको मंगोलिज्म या फिर मंगोलियाई जड़ता कहा जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, जो 18वां नंबर का क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है और जो रोगी है उसका अधिकतम जीवन काल ओनली 6 मंथ्स का रहता है। फिर हमने देखा पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, जो 13वें नंबर का गुणसूत्र है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है और उसकी वजह से जो अपर लिप है उसमें दरार उत्पन्न हो जाती है, स्किन वहां पर नहीं होती है, इसे कहा जाता है क्लिफ्ट पैलेट। स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, केटक्राई सिंड्रोम, बच्चा बिल्ली के रोने की तरह रोता है और इसमें क्रोमोसोम नंबर 5 का एक पार्ट डिलीट हो जाता है। इसके बाद हमने देखा सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, यहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र यहाँ पर नहीं होगा, मींस यहाँ पर 23वें नंबर का जो पेयर है उसमें मोनोसोमी हो जाएगी। और इसके लक्षण क्या होंगे, स्तनों का विकास कम होगा, लैंगिक लक्षण, लैंगिक विकास देरी से होगा, बांझपन यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, मासिक चक्र अनुपस्थित होगा या फिर अनियमित यहाँ पर होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल मेल में होता है, टर्नर सिंड्रोम ओनली फीमेल में। इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर बढ़ जाता है और उसकी वजह से नर में मादा के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ पर स्तनों का विकास होने लग जाता है, ये अल्प बुद्धि होते हैं और ये स्टेराइल होते हैं। इसके बाद हमने देखा सुपर मेल। सुपर मेल में क्या होता है, यहाँ पर एक अतिरिक्त वाई क्रोमोसोम, वाई जो गुणसूत्र है वो बढ़ जाता है, ये ओनली मेल में होता है। ये गुस्सा अधिक करते हैं, इनकी जो अपराध प्रवृत्ति है वो ज्यादा होती है, इसलिए इनको क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं। और इनका एग्रेसिव सेक्सुअल बिहेवियर होता है और ये असामान्य लंबे होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में क्या होता है, इसमें एक्स क्रोमोसोम अतिरिक्त जुड़ जाता है, 2 एक्स होते हैं, उसके अलावा और एक्स क्रोमोसोम जुड़ते जाते हैं। इसमें लैंगिक लक्षण देरी से आते हैं और ये अल्प बुद्धि का लक्षण भी यहाँ पर रहता है। अब आज हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है
ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर या जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, जीन रिलेटेड कैसे हमने देखे थे अभी कि जो जीन है उसका उसमें ही कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए, तो जीन में कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो जीन जो लक्षण प्रकट कर रही थी, जो प्रोटीन बना रही थी, वो नहीं बना पाएगी और उस वजह से यहाँ पर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और उनकी जो वंशागति है, मेंडल का नाम आपने सुना होगा, आनुवांशिकी के नियम मेंडल ने दिए थे, तो उनकी जो वंशागति है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो रोग किस तरीके से जाते हैं, तो वो मेंडल के नियमों के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको सबसे पहले जो ऑटोसोम है उसमें कौन कौन सी ये डिजीज हो सकती है, फिर सेक्स क्रोमोसोम में कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले ऑटोसोम फिर सेक्स क्रोमोसोम। तो देखिए ऑटोसोम में एबनॉर्मलिटीज की वजह से यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस यहाँ पर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोम में सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है रक्ताल्पता, रक्त की कमी होना। अब रक्त की कमी का जो पता है कैसे चलता है, आरबीसी की संख्या कम है, आरबीसी अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रही है, आरबीसी जल्दी जल्दी मर रही है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है वो, तो उसको हम एनीमिया कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल का मीन्स क्या होता है, जो यहाँ पर आरबीसी होगी, ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, हम पढ़ के आए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर जो आरबीसी होगी उसका शेप कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आरबीसी का शेप हो जाएगा कुछ इस तरीके का, सिकल शेप। इस तरीके का शेप आरबीसी का हो जाएगा, इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है, सिकल सेल एनीमिया, दात्रे कोशिका अरक्तता। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, सिकल मतलब क्या होता है, दराती, जिससे हम फसल काटते हैं, तो वो जो दराती होती है उसकी शेप में आरबीसी यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया जो कि है एक मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो 11वें नंबर का गुणसूत्र है, 11वें नंबर का जो गुणसूत्र है वो इस रोग में प्रभावित होता है, 11वें नंबर का गुणसूत्र प्रभावित होता है। और इसमें क्या होता है, मींस प्रभावित तो होता है लेकिन होता क्या है वो हमें देखना है। तो इसमें क्या होता है, उसके प्रभावित होने की वजह से, उन जीन्स के इफेक्ट होने की वजह से, कौन से 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर जो जीन्स पाई जाती है वो प्रभावित हो जाती है, वो उत्परिवर्तित हो जाती है, और उनके उत्परिवर्तित होने की वजह से आरबीसी पर इफेक्ट पड़ता है। और आरबीसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वो हीमोग्लोबिन क्या फंक्शन करता था, ऑक्सीजन को लेता था लंग्स से और उसको डिलीवर करता था टिश्यूज में। तो यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन देखेंगे हम, 11वें गुणसूत्र की जीन्स में म्यूटेशन की वजह से किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, हीमोग्लोबिन पर। अब क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो ये प्रोटीन है, वो हीमोग्लोबिन जो है, देखिए ये है हीमोग्लोबिन, इसको मैं HB से लिख रही हूँ, हीमोग्लोबिन, हीम मीन्स तो है कि एक पार्ट तो होगा हीमो, अब हीमो मीन्स तो क्या है यहाँ पर Fe+2, हीमोग्लोबिन में हीम जो वर्ड है उसका मीन्स तो क्या है आयरन से, आयरन तो हम पोषण से ले लेंगे। और दूसरा जो पार्ट है ग्लोबिन, दूसरा पार्ट क्या है ग्लोबिन। अब ये जो ग्लोबिन है यहाँ पर, ये ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन किससे बनेगी, हमने अभी आगे वाली स्लाइड्स में देखा कि डीएनए में होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए में होता है ट्रांसलेशन,
और ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। और डीएनए का कोई एक छोटा सा पार्ट जीन से ये सारी क्रियाएं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लोबिन प्रोटीन कोई जीन बनाती है, ये डीएनए का पार्ट है, और डीएनए के पार्ट की ये वाला जो पार्ट है ये एक जीन है, और ये क्या बनाती है, ग्लोबिन प्रोटीन। अब क्या होगा, इसमें ही म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन मीन्स उत्परिवर्तन, एकदम से परिवर्तन हो गया है। तो इससे जो प्रोटीन बनेगी, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन बनेगी उसमें चेंजेस आ जाएंगे। कैसे चेंज आएंगे, देखो नॉर्मल कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 श्रृंखलाएं पाई जाती है, 4 चेन्स का वो बना हुआ होता है। कैसे, जैसे कि 1 2 3 4, इसको आप हीमोग्लोबिन मान लीजिए। ये है अल्फा श्रृंखला, ये है अल्फा श्रृंखला, ये है बीटा श्रृंखला, और ये है बीटा श्रृंखला। नॉर्मल कंडीशन में ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पर म्यूटेशन हो गया जीन में म्यूटेशन हो गया, तो आगे जो प्रोटीन बनेगी वो भी असामान्य बनेगी। अब उस प्रोटीन में क्या होगा, ये जो 3 श्रृंखलाएं हैं अल्फा, और ये जो श्रृंखलाएं हैं 4 श्रृंखलाएं टोटल, इसमें से क्या होगा, एक श्रृंखला बीटा श्रृंखला कुछ ऐसी होगी, मैंने यहाँ पर बना दी, ये मैंने बीटा श्रृंखला उठाई यहाँ से और इसको यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब इसमें भी हम नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर का कोई कुछ चीज लगी हुई है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे कोई और पदार्थ लगा हुआ है, कोई और सब्सटेंस लगा हुआ है, थर्ड नंबर पर कोई और अमीनो एसिड लगा हुआ होता है। हमने देखा था जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, अमीनो एसिड से। तो हम क्या देखेंगे, ये जो बीटा श्रृंखला है उसमें यहाँ पर कोई और है, यहाँ पर कुछ और अमीनो एसिड है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। लेकिन ये सारे तो नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं कि पहले जैसे होते थे, जीन उत्परिवर्तित होने से पहले वैसे ही है। लेकिन 6th नंबर पर आते आते क्या होगा, इस जीन में म्यूटेशन का प्रभाव पड़ेगा। और इस 6th नंबर पर पहले जब नॉर्मल कंडीशन थी तब पाया जाता था ग्लूटेमिक अमीनो अम्ल। कौन सा अमीनो अम्ल, ग्लूटेमिक अमीनो अम्ल। तो ये तो था नॉर्मल कंडीशन में। अब क्या होगा, ग्लूटेमिक अमीनो अम्ल के स्थान पर म्यूटेशन की वजह से वैलिन अमीनो अम्ल यहाँ पर आ जाता है। क्या होता है, 6th नंबर पर ग्लूटेमिक अमीनो अम्ल के स्थान पर वैलिन अमीनो अम्ल यहाँ पर आ जाता है। इसे आप अच्छे से याद कर लें, ग्लूटेमिक अमीनो अम्ल के स्थान पर वैलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। इसीलिए क्या होगा, इससे क्या बन रहा है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, हीमोग्लोबिन यहाँ पर असामान्य हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। कैसे एबनॉर्मल हो जाएगा, उसकी जो शेप है, आरबीसी की जो शेप है, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो गया। हीमोग्लोबिन किसमें होता है, आरबीसी में। तो आरबीसी तो ऐसी थी, लेकिन क्योंकि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो गया, प्रोटीन एबनॉर्मल हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, इस आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी और वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब ये इस तरीके की शेप हो गई तो क्या होगा, इस तरीके की शेप होने की वजह से ये हीमोग्लोबिन आरबीसी जो अपना काम करती थी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने का काम, वो काम अब नहीं कर पाएगी इजीली। तो यहाँ पर आरबीसी हंसियाकार हो गई है, सिकल शेप आरबीसी हो गई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है। और इसके अलावा और क्या होगा यहाँ पर, इसके अलावा ये जो आरबीसी है ये हो गई है सिकल शेप। और इसके अलावा एक बेनिफिट ये हो जाता है छोटा सा कि आरबीसी जिसके ये सिकल सेल एनीमिया हो रखा होता है, जिसकी आरबीसी कुछ इस तरीके की होती है, उसमें क्या होता है, मलेरिया का प्रभाव कम होता है। अब मलेरिया का प्रभाव यहाँ पर कम कैसे होगा, देखिए आप, जो मलेरिया होता है, मलेरिया वो मच्छर के काटने से होता है। अब मच्छर के काटने से क्या होता है, मच्छर उसकी जो जिससे हमें डंक मारता है, मच्छर जिस जगह पर हमें डंक मारता है वहां पर वो कुछ
परजीवियों को जो उसके अंदर थे कुछ, उनको छोड़ देता है, और उनको छोड़ देता है तो वो हमारी बॉडी में ट्रेवल करने लग जाते हैं, और बॉडी में वो जाकर वो उनका जो लाइफ साइकिल है पूरा करने का, वो कहाँ पर करते हैं, आरबीसी के अंदर। ये जब हम मलेरिया पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे, तब और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप समझिए कि जो मलेरिया का परजीवी होता है, जो मच्छर के अंदर परजीवी था, वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया, लेकिन हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद भी उसको उसकी लाइफ पूरी करने के लिए, उस परजीवी को हमें बीमार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आरबीसी की। और यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी इस शेप की हो जाती है, तो क्या होता है, जो मलेरिया का परजीवी होता है वो इस शेप की आरबीसी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस शेप की आरबीसी में मलेरिया का परजीवी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया में मलेरिया का प्रभाव कम होगा। ये हमने देखा सिकल सेल एनीमिया। अब नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, वो है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में क्या होता है, देखिए आप देखिए थैलेसीमिया में क्या होगा, इसके पीछे भी क्या है, एनीमिया, थैलस प्लस एनीमिया, दो वर्ड से ये मिलकर बना है, थैलस प्लस एनीमिया। थैलस का मीन्स तो क्या है, ये जो रोग है उससे रिलेटेड है कि ये पहले कहां पर हुआ था। तो थैलस जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है, इसमें थैलस का मीन क्या होता है, समुद्र। थैलस का मीन्स होता है समुद्र। तो ये जो थैलेसीमिया डिजीज है वो सबसे पहले भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले जो लोग थे, उनमें वो आसपास रहने वाली जो आबादी थी उसमें उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, थैलेसीमिया। और मिया मीन्स एनीमिया, मतलब ब्लड से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड, यहाँ पर कुछ होगा, रक्त की कमी होगी या कुछ तो ऐसा होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, देखिए आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमने देखा टू पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन। जो हीम होता है उसका मतलब किससे होता है, आयरन से, Fe+2 से, और Fe+2 हम कहाँ से लेते हैं, फूड के थ्रू लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबिन प्रोटीन। अब ग्लोबिन प्रोटीन में यहाँ पर क्या होगा, इस ग्लोबिन प्रोटीन में ही जो परिवर्तन होना है वो होगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि डीएनए में भी कोई पार्ट, जीन उसका छोटा सा पार्ट, उसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा एमआरएनए, फिर एमआरएनए में होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से बनेगी प्रोटीन। और वो जो प्रोटीन है वो आगे हमको यहाँ पर काम आने वाली है कि किस तरीके से इफेक्ट करेगी। तो इसमें भी क्या है, थैलेसीमिया में भी जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो नॉर्मल कंडीशन में तो सेम रहनी ही है। नॉर्मल कंडीशन में ग्लोबिन प्रोटीन में 4 श्रृंखलाएं पाई जाएगी, अल्फा की 2 और बीटा की 2, 2 अल्फा श्रृंखला और 2 बीटा श्रृंखला। इनको कौन बनाता है, ग्लोबिन प्रोटीन को कौन बनाता है, जीन बनाता है। अब क्या हुआ, इस जीन में म्यूटेशन हो गया, ये जो जीन है इसमें हो गया म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में कहा जाता है उत्परिवर्तन। तो क्या होगा, म्यूटेशन हो गया तो यहाँ पर उत्परिवर्तित जो उत्परिवर्तित अल्फा श्रृंखला और उत्परिवर्तित बीटा श्रृंखला यहाँ पर बनेगी। जीन में म्यूटेशन हो गया, कौन सी जीन में, इस वाली जीन में। तो पहले तो बन रही थी ये नॉर्मल कंडीशन वाली, अब क्या होगा, यहाँ पर उत्परिवर्तित अल्फा चेन बनेगी, अल्फा श्रृंखला बनेगी, और उत्परिवर्तित बीटा श्रृंखला बनेगी। और इससे क्या होगा, उत्परिवर्तित अल्फा श्रृंखला बनेगी, उत्परिवर्तित बीटा श्रृंखला बनेगी। इससे क्या होगा, इनसे क्या बन रहा है मिलकर, ग्लोबिन प्रोटीन बन रही है। तो ग्लोबिन प्रोटीन भी यहाँ पर एबनॉर्मल बनेगी, ग्लोबिन प्रोटीन भी क्या होगी, यहाँ पर सामान्य नहीं होगी। तो हम लिख देते हैं कि ये ग्लोबिन प्रोटीन यहाँ पर
सामान्य नहीं है। अब ग्लोबिन प्रोटीन यहाँ पर सामान्य नहीं है तो आगे क्या होगा, यहाँ पर आरबीसी भी सामान्य नहीं होगी। तो आरबीसी सामान्य नहीं है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, एनीमिया कहा। तो क्या है यहाँ पर, आरबीसी भी यहाँ पर सामान्य नहीं होगी। उत्परिवर्तित अल्फा चेन बनेगी, उत्परिवर्तित बीटा चेन बनेगी, उससे क्या होगा, जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो सामान्य नहीं होगी। ग्लोबिन प्रोटीन अगर सामान्य नहीं है तो आरबीसी भी सामान्य नहीं होगी, और इसीलिए हमने इसको कहा एनीमिया। ठीक है, अब क्या देखा हमने, अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें एक पॉइंट आप लिखिए, अल्फा चेन में अगर परिवर्तन होता है, म्यूटेशन वाली अल्फा चेन की वजह से अगर एनीमिया होता है, कौन सा, थैलेसीमिया, तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा थैलेसीमिया, इसको कहा जाएगा अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, अगर अल्फा चेन में परिवर्तन होता है तो उसको तो कहा जाएगा अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन में अगर परिवर्तन होता है, अगर बीटा चेन में परिवर्तन होता है तो उसे कहा जाता है बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो ये दो थैलेसीमिया हमने देखे, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब ये जो अल्फा थैलेसीमिया है ये कौन से क्रोमोसोम में परिवर्तन की वजह से होता है, कौन से नंबर के क्रोमोसोम में, तो अल्फा थैलेसीमिया जो है वो 16th नंबर के क्रोमोसोम में परिवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, और जो ये बीटा थैलेसीमिया है वो होता है 11वें नंबर के क्रोमोसोम में परिवर्तन की वजह से। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया, थैलस मीन्स, तो इसका जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मीन होता है समुद्र। सबसे पहले ये भूमध्य सागर के आसपास रहने वाली आबादी में हुआ था, इसीलिए इसको कहा जाता है थैलस। और मिया मीन्स, क्योंकि यहाँ पर जो आरबीसी है वो यहाँ पर असामान्य बनती है। ये दो टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। जो अल्फा थैलेसीमिया है वो 16th नंबर के क्रोमोसोम में परिवर्तन की वजह से होता है, बीटा थैलेसीमिया जो है वो 11th नंबर के क्रोमोसोम में परिवर्तन की वजह से होता है, मीन्स उनमें कुछ म्यूटेशन हुआ होगा उसकी वजह से। थैलेसीमिया हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो डिजीज है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में वो है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब ये फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, इसमें क्या होता है, जो 12वें नंबर का गुणसूत्र है उसमें असामान्यता आ जाती है, उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, उसकी जीन्स में कुछ परिवर्तन हो जाता है। कौन से नंबर की, 12वें नंबर की गुणसूत्र में। तो इसमें क्या होगा, देखो फिनाइल कीटोन यूरिया अगर किसी को नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में एक पदार्थ होता है फिनाइल एलेनिन, जो कि बनता होगा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इन सब में। आप मानिए कि बॉडी में एक पदार्थ है फिनाइल एलेनिन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जो फिनाइल एलेनिन है वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होगा, अब हम रोग की कंडीशन देख रहे हैं कि फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होगा, 12वें गुणसूत्र में असामान्यता है, इसीलिए क्या होगा, ये मैंने फिनाइल एलेनिन इस तरीके से लिख दिया पीए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये यहाँ पर नहीं होगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर एब्सेंट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से
फिनाइल एलेनिन टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। अगर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये फिनाइल एलेनिन बॉडी में जमा हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन बॉडी में जमा हो जाएगा। और इस जमा होने की वजह से क्या होगा, ये कहां पर जमा होगा, सबसे पहले तो मस्तिष्क में, ब्रेन में ये जमा होगा और इसकी वजह से मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, मानसिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अभाव होता है और टायरोसिन अमीनो अम्ल में ये परिवर्तित नहीं हो पाता है तो फिनाइल एलेनिन बॉडी में जमा हो जाएगा, बॉडी में भी मस्तिष्क में जमा हो जाएगा और मानसिक दुर्बलता यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ये हमने देखी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जो ऑटोसोम है उनमें परिवर्तन की वजह से कौन कौन से डिजीज होती है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन की वजह से कौन कौन सी जेनेटिक डिजीज हो सकती है। कौन सी वाली, मेंडेलियन डिसऑर्डर वाली, जीन में म्यूटेशन की वजह से। तो डिजीज है हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया। अब इस हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, हीमोफीलिया अगर किसी को है तो उसको अगर चोट कहीं पर लग जाती है तो वहां से रक्त का स्त्राव निरंतर होता रहता है। चोट लगने पर रक्त का स्त्राव निरंतर होता रहता है, रक्त का स्त्राव होना रुकता नहीं है। तो हीमोफीलिया में ये है। और ये जो हीमोफीलिया है वो सबसे पहले जो इंग्लैंड है उसके विक्टोरिया जो फैमिली है, जो शाही परिवार है वहां का, वहां पर देखा गया था, वहां पर ये पाया गया था हीमोफीलिया। इसीलिए इस रोग का नाम एक और क्या है, शाही रोग या फिर रॉयल डिजीज। क्या है, शाही रोग या रॉयल डिजीज। अब इसमें क्या होता है, इस रोग में जो ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर है 8, रक्त स्कंदन कारक, याद कीजिए क्या होता है ये, रक्त स्कंदन कारक 8, ये यहाँ पर नहीं बन पाता है। रक्त स्कंदन कारक क्या होता है, जब भी कहीं पर चोट लगती है तो वहां पर प्लेटलेट्स आती है, फिर रक्त स्कंदन कारक आते हैं और वहां पर विटामिन के आता है। तो वो सारे जो क्रिया करते हैं उनमें एक रक्त स्कंदन कारक 8 नंबर का भी होता है। तो ये यहाँ पर नहीं बन पाता है, इसीलिए ये चोट लगने पर रक्त का स्त्राव निरंतर होता रहता है। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, देखिए जो पुरुष होते हैं इसमें पुरुष हमेशा रोगी रहेंगे। मींस जो ये रोग है हीमोफीलिया ये होता किसमें है, पुरुष में होता है। और महिलाएं क्या होती है, रोग वाहक होती है। अब ये कैसे होती है ये आप समझिए। देखिए पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, महिलाओं में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जीन में म्यूटेशन की वजह से होने वाले रोग, मेंडेलियन डिजीज, मेंडेलियन डिजीज में भी सेक्स क्रोमोसोम में होने वाली डिजीज, तो हमने यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम लिख दिए। ठीक है। अब ये क्या है, जीन में परिवर्तन की वजह से। तो जीन है उसको हम कुछ पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, जैसे ये है हीमोफीलिया रोग, तो इसके लिए जो जिम्मेदार जीन है उसको हम लिख देते हैं स्मॉल एच से। इस हीमोफीलिया रोग के लिए जो जिम्मेदार जीन है, उत्तरदायी जीन है, उसको हम लिख देंगे स्मॉल एच से। और जब नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है तो उसको हम लिख देंगे कैपिटल एच से। स्मॉल एच तो क्या करेगा, रोग करेगा, और कैपिटल एच वाला क्या होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है। तो जिसमें भी स्मॉल एच वाली जीन होगी वो क्या होगा, रोगी होगा। अब क्या होता है, ये जो स्मॉल एच वाली जीन है वो कहां पर पाई जाती है, ये स्मॉल एच वाली जीन पाई जाती है एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स
क्रोमोसोम पर पाई जाती है। एक्स वाला जो क्रोमोसोम है उस पर पाई जाती है स्मॉल एच नंबर एच वाली। और इसको दर्शाने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी जीन है, स्मॉल एच जीन, जिसकी वजह से हीमोफीलिया हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, लिंग। लिंग मीन्स क्योंकि ये सेक्स को डिटरमाइन करती है एक्स वाली जीन। लिंग सहलग्न, सहलग्न मीन्स ये जो लिंग गुणसूत्र है उसी से कोई अटैच है। लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन। अप्रभावी क्यों कहा, जीन तो आपको समझ में आया होगा कि लिंग गुणसूत्रों से सहलग्न कोई जीन है और ये कोई जीन है लिंग सहलग्न जीन। अप्रभावी का मीन्स क्या है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा कैपिटल एच और स्मॉल एच। कैपिटल एच का मीन क्या है, स्वस्थ है। स्मॉल एच का मीन से रोग कारक है। अब इसको अप्रभावी क्यों कहा, मान लीजिए कि ये एक्स है और ये एक्स है, इसके ऊपर है एक स्मॉल एच जो कि रोग पैदा कर सकती है और इसके ऊपर है कैपिटल एच जो कि कोई रोग पैदा नहीं करेगी। तो एक पर तो है स्मॉल एच, एक पर है कैपिटल एच, तो क्या होगा, इसमें रोग होगा या नहीं होगा, इसमें जो है ये रोगी नहीं होगी। ये कौन है, फीमेल, तो ये रोगी नहीं होगी। रोगी नहीं होगी लेकिन ये रोगवाहक हो सकती है क्योंकि ये वाला जो है ये आगे किसी और में जा सकता है, जैसे कि इनकी जो संतान उत्पन्न होगी उसमें ये वाला जा सकता है। तो मान लीजिए कि उसमें हुआ, एक तो y है, एक्स वाई होता है ना, तो एक तो है इसमें y में तो है ही नहीं, अगर x पे h है तो ये क्या होगा, ये होगा रोगी। मींस ये जो फीमेल है इसमें एक x पर तो कैपिटल H है, एक पर स्मॉल h है, तो इसमें ये जो रोग है वो नहीं होगा। नहीं होगा मींस ये वाली जो जीन है, अगर ये वाली जीन यहाँ पर प्रेजेंट है मतलब नॉर्मल कंडीशन है इस वाले क्रोमोसोम पे, इस वाले गुणसूत्र पर, तो ये वाली जीन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी, ये वाली जीन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी, इसीलिए इसको क्या कहा है, अप्रभावी। लिंग संलग्न अप्रभावी जीन। लेकिन क्या हुआ, ये वाली जो फीमेल है अगर इसकी कोई मेल चाइल्ड उत्पन्न होता है, कोई पुरुष मतलब मेल चाइल्ड अगर उत्पन्न होता है तो उसके क्रोमोसोम क्या होंगे, इस तरीके के होंगे। और मान लीजिए ये वाला अगर इसमें आ जाता है तो एक्स एच तो आ गया और वाई नॉर्मल है, लेकिन हमको तो इस पे एक्स वाले पर ही स्टडी करना है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो पुरुष है वो क्या होगा, रोगी होगा। किस रोग से, हीमोफीलिया रोग से। इसीलिए क्या कहते हैं हम इसमें कि पुरुष तो होते हैं रोगी और इसमें महिलाएं होती है रोगवाहक। महिलाएं क्या है, रोग वाहक। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये डिजीज हमने देख ली, समझ में आ गया होगा। ये वाली लाइन ये आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो हीमोफीलिया आपको समझ में आ गया है। हीमोफीलिया की तरह ही कुछ होता है एक और रोग जिसको हम आगे देखेंगे, ये है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मींस कलर का ज्ञान नहीं होना, कलर के लिए अंधा मींस कौन से कलर के लिए अंधा, तो ये हम देखेंगे कि क्या होगा इस रोग में। मुख्यतया जिस भी व्यक्ति को ये रोग है वो लाल और हरे कलर में विभेदन नहीं कर पाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो सामने कलर है ये लाल है या हरा है, वो हमेशा ही कहेगा कि दोनों कलर सेम ही तो है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहता है कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है, उसको समझ में ही नहीं आता है। इस लाल हरे को आप जो मैंने जो याद करने का तरीका अपनाया था जब मैं पढ़ती थी, तो लाल को तो मैं टमाटर मानती थी और हरे को मैं मानती थी सब्जी, तो वो क्या है, वो टमाटर और मिर्ची में जो फर्क है वही नहीं कर पाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, मुख्यतया लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा जो भी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। अब इसमें भी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या है, सी, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, स्मॉल सी, ये है स्मॉल सी। और इसमें भी कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, जो हम हीमोफीलिया में देख कर आए, सारा का सारा हीमोफीलिया जैसा चलेगा। एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर सी है,
तो ये भी क्या है, लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन, जैसा कि हीमोफीलिया में था, सेम टू सेम वैसा। इसमें भी क्या है, पुरुष इसमें रोगी होते हैं और महिलाएं इसमें क्या होती है, रोग वाहक। पुरुष क्या होंगे, रोगी, और महिलाएं यहाँ पर क्या होगी, रोग वाहक। ये भी आपको समझ में आया होगा क्योंकि हम अभी आगे ही इसको पढ़कर आए हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये है कलर ब्लाइंडनेस। अब आगे हमको क्या करना है, देखिए हमारी जो सारी जेनेटिक डिजीज थी जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए याद कीजिए, एक टेबल हमने शुरू में बनाई थी जब हम डिजीज पढ़ना स्टार्ट करे थे। देखिए डिजीज टू टाइप की होती है, जेनेटिक डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। जेनेटिक मीन्स जन्मजात, एक्वायर्ड मीन्स जो हम जीवन काल में अर्जित करते हैं। जेनेटिक डिजीज हमने सारी पढ़ ली है। एक्वायर्ड डिजीज जो कि जीवन काल में प्राप्त होती है, ये कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। दो प्रकार में कौन से हैं, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को ही हम कम्युनिकेबल भी कहते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, और हिंदी में संक्रामक या गैर संक्रामक। तो इसमें जो ये संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, वो क्या होते हैं, पर्सन टू पर्सन फैल जाते हैं, एनिमल टू ह्यूमन फैल जाते हैं, और एनिमल टू एनिमल भी यहाँ पर फैल जाते हैं। जो एनिमल टू ह्यूमन है और एनिमल टू एनिमल है, उनको हम एक और नाम दे देते हैं और वो है जूनोटिक डिजीज, क्योंकि यहाँ पर क्या एनिमल इन्वॉल्व हो चुके हैं। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या था, नॉन इन्फेक्शियस का आगे देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। जो ये इन्फेक्शियस है ये एकदम से हो जाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया तो ये एकदम से हो जाएंगे, इसीलिए इनको कहेंगे एक्यूट डिजीज। क्या कहेंगे, एक्यूट डिजीज। अब ये जो इन्फेक्शियस रोग है इनका माध्यम क्या हो सकता है, कौन कौन से माध्यम से हो सकते हैं, एयर से, वाटर से, कॉन्टामिनेटेड फूड से हो सकते हैं, बॉडीली फ्लूइड जैसे कि ब्लड से ये हो सकते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकते हैं, इंसेक्ट्स परजीवी से हो सकते हैं, मच्छर मक्खी और टच स्पर्श से ये हो सकते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं इन चीजों को। किससे होती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई और पैरासाइट्स, इन सब से हो सकती है इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये वाली जो डिजीज है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, इन सबको हम अब पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज के बाद में, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है ये। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जो होती है वायरस, वायरस से इसके लिए हमने एक ट्रिक देखी थी, और ट्रिक में क्या था, ट्रिक में था कि जापान में रब ने एसएमएस किया कि वायरस के कारण चैंपियंस की दुनिया में फ्लू आया। तो इसमें अलग अलग जो वर्ड है, इंग्लिश वाले जो वर्ड्स है उनका अलग अलग मीन है। जापान एनसेफेलाइटिस, रेबीज, रूबेला, एस का मीन्स सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एम का मीन्स मिजल्स मम्स, एस का मीन्स स्वाइन फ्लू, एच सी का चिकन पॉक्स, एच का हेपेटाइटिस, ए का एड्स, एम का अगेन मिजल्स एंड मम्स, पी का पोलियो, एस का स्मॉल पॉक्स चेचक, डी का डेंगू, फ्लू का बर्ड फ्लू, आई फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा, और आया मीन्स आर्बो वायरस, और आर्बो वायरस से जो होती है वो है जीका, येलो फीवर। ये सारी जो डिजीज है इनमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि प्री के एग्जाम में आ सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब। देखिए आप, वायरस से होने वाले रोग, ठीक है, वायरस से होने वाले रोग हम यहाँ पर देख रहे हैं।
इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में डिजीज का नाम देखेंगे, सेकंड कॉलम में पैथोजन का नाम देखेंगे, किस से ये रोग हो रहा है। थर्ड कॉलम में हम देखेंगे वेक्टर, वेक्टर कौन सा है, मतलब किसके द्वारा ये हो रहा है, कौन से मच्छर के द्वारा हो रहा है, कोई मक्खी के द्वारा हो रहा है तो कौन सी मक्खी के द्वारा हो रहा है, और कोई ऐसे ही अगर दूषित जल या भोजन से हो रहा है तो मतलब किस तरीके से हो रहा है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। और नेक्स्ट क्या देखेंगे, इससे इस डिजीज से अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है तो वो हम देखेंगे, और इसके अगर कोई मेन सिम्टम्स भी हमें देखने हैं तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो डिजीज है वो है जापान एनसेफेलाइटिस, जापान एनसेफेलाइटिस। इस नाम को ही आप देखिए, जापान एनसेफेलाइटिस। इस एनसेफेलाइटिस का मीन क्या है, एनसेफेलस का मीन तो है यहाँ पर, ये जो आगे वाला वर्ड है उसका मीन है यहाँ पर ब्रेन। एनसेफेलस का मीन क्या है, ब्रेन। और आइटिस का मीन क्या है, आइटिस का मीन है सूजन, सूजन से आप ले सकते हैं। तो एनसेफेलाइटिस, जापान एनसेफेलाइटिस में क्या होगा, ब्रेन में सूजन आ जाएगी। तो एक चीज तो हमको पता चल गई है कि इससे इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन। और ये जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास ली थी, वेरी फर्स्ट क्लास, उसमें प्री के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि जापान एनसेफेलाइटिस में हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है। तो ये तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा। अब इसका पैथोजन कौन सा है, तो पैथोजन भी सिंपल है, ये है जापान एनसेफेलाइटिस। तो इसका पैथोजन कौन सा है, वायरस, जो कि हम ट्रिक से याद कर चुके हैं। तो वायरस में भी कौन सा, जापान एनसेफेलाइटिस वायरस। कौन सा वायरस, जापान एनसेफेलाइटिस वायरस। ठीक है, अब क्या है, ये वायरस भी एक फैमिली से आता है, एक फैमिली से आता है। जैसे कि आप कोई फैमिली लीजिए, शुक्ला फैमिली, शर्मा फैमिली, वो फैमिली, ये फैमिली, तो उनमें जो जो उसके अंदर फैमिली के अंदर जो लोग रहते हैं उनका अलग अलग नाम होगा। तो उनका अलग अलग नाम तो है जापान एनसेफेलाइटिस वायरस, लेकिन इनकी जो फैमिली है जैसे कि शुक्ला फैमिली, तो इनकी फैमिली का नाम क्या है, इनकी फैमिली का नाम है फ्लेवी। तो ये है जापान एनसेफेलाइटिस वायरस, कौन सा है, एक फ्लेवी वायरस है। जापान एनसेफेलाइटिस वायरस एक फ्लेवी वायरस है, ये आप याद रखें। ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाली टर्म है फ्लेवी वायरस। ठीक है, और ये किस से होता है, हम मच्छरों से होने वाली डिजीज की भी बात करके आ चुके हैं पहले। ये जो जापान एनसेफेलाइटिस है वो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर से। किससे होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से। जो डिजीज है वो मैक्सिमम कौन सी मच्छर की कौन से सेक्स से होगी, मादा से ऑलवेज। नर जो होते हैं, नर मच्छर होते हैं, वो डिजीज में अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। यहाँ पर कौन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर, और इफेक्टेड ऑर्गन कौन है, ब्रेन। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है, जो हमने ट्रिक देखी थी उसी के अंदर, रेबीज। अब इस रेबीज में क्या होगा, सबसे पहले हमको देखना है इसका पैथोजन। पैथोजन कौन है, तो रेबीज का पैथोजन है वही रेबीज, रेबीज वायरस। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली चीज, तो क्या है, रेबीज का जो वायरस है, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्लेवी वायरस देखा, वैसे ही इसकी जो फैमिली है वो कौन है, रैप्डो वायरस। रेबीज का वायरस कौन सा है, रैप्डो वायरस। और ये कैसे फैलता है, रेबीज कैसे फैलता है, ये तो आप सबको ही पता होगा। अभी हाल ही में ये बहुत चर्चा में था जब से सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन आया है कुत्तों से रिलेटेड। तो डॉग्स से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है ये आप पढ़ के आए, उसे कमेंट सेक्शन में भी लिखें। तो रेबीज कैसे होता है, कुत्ता, बिल्ली, सियार, भेड़िया, चमगादड़ अगर किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो उनमें
से ये जो रेबीज वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में अंदर चला जाता है और उसकी वजह से उन व्यक्तियों को क्या हो जाता है, रेबीज रोग, कुत्ता, बिल्ली, सियार, भेड़िया और चमगादड़ इत्यादि आदि के काटने से। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो मेन सिम्टम्स है और इफेक्टेड ऑर्गन क्या होंगे, इसका जो इफेक्टेड ऑर्गन है वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा जो ब्रेन है और पीछे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है वो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा और प्रारंभिक लक्षण इसके क्या होंगे, प्रारंभिक लक्षण इसके होंगे हल्का बुखार यहाँ पर आएगा और सिर दर्द यहाँ पर होगा। क्या होगा, हल्का बुखार आएगा और सिर दर्द यहाँ पर होगा। अब ये जो रेबीज है ये 2 टाइप से होता है, एक तो होता है फ्यूरियस और एक होता है पैरालिटिक। क्या होता है, एक तो होता है फ्यूरियस और एक होता है पैरालिटिक। फ्यूरियस मीन्स फियर से ये बना हुआ है, फियर मीन्स क्या होता है, डर। तो फ्यूरियस का मतलब क्या होगा, जो फ्यूरियस है उसका मतलब है कि किसी न किसी चीज से डर यहाँ पर लगेगा, जैसे कि हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है जल, हाइड्रो मीन्स तो क्या है, जल, और फोबिया मीन्स अगर कहीं भी फोबिया वर्ड आ जाता है तो उसका मीन्स होता है डर। तो यहाँ पर किससे डर लगेगा, पानी से डर। और एक और क्या हो सकता है, एरोफोबिया। एरोफोबिया में क्या होगा, जो एरोफोबिया है उसमें एयर से डर लगने लग जाता है, तो ये है एरोफोबिया। और ये तो फ्यूरियस वाला देख लिया हमने, किसमें, रेबीज में, फ्यूरियस वाला। अब क्या है, पैरालिटिक। क्या होता है, रेबीज में पैरालाइसिस भी हो जाता है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो फंक्शन करना बंद कर देंगे तो पैरालिटिक सिचुएशन है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर पैरालिटिक भी ये होता है, कौन सा, रेबीज। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई कुत्ता काट लेता है, बिल्ली काट लेती है या चमगादड़ काट लेती है या कुछ इसी तरीके के जानवर काट लेते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो रेबीज है उसका इंजेक्शन हमें यहाँ पर लगवाना चाहिए। काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, जो पालतू कुत्ते हैं और जो स्ट्रे डॉग्स है, आवारा कुत्ते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन यहाँ पर करवाया जाना चाहिए। पालतू कुत्तों का और आवारा कुत्तों का क्या होना चाहिए, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या फैक्ट लिखा है मैंने, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज का टीका भी लगता है, वैक्सीनेशन भी होता है, तो इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। ठीक है, जो रेबीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो डिजीज है उसको हम कल देखते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो थैंक यू, आप इनको रिवाइज करके आए।